हेलो डियर, स्वागत है सभी को प्यारा सा चैनल ए ऑनलाइन सोल्यूशन में। ये हम लोग जो पढ़ने वाले आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th मैथ का रियल नंबर वास्तविक संख्या। और इस तरीके से आपको वीडियो मिलने वाली एकदम एकदम ठोस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखते हो ना, तो आपको इस चैप्टर से कहीं से भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं। हम यहाँ पे पढ़ने का जो तरीका बताएंगे वो एकदम यूनिक तरीका रहेगा, ठीक है ना। मतलब कि हर एक जो टॉपिक होता है ना, उस टॉपिक को पहले आपको समझाएंगे और उस पे जो जो सवाल बनते, खास करके एमसीक्यू क्वेश्चन बनेंगे, उसको यहाँ पे कराएंगे प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो ये बहुत खास होने वाली है। अगर आप इसको ध्यान से देखते हो तो आप समझो कि आपका पहला चैप्टर ठोस रूप से एकदम पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो शुरू करते बिना देरी के, और जो जो सवाल है उसको करते हैं आपको अच्छी तरीके से समझाते हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम आपको पहले एक मोटिवेशनल लाइन बताते हैं कि शरीर टूटे कोई चक्कर नहीं, पर माँ बाप के सपने नहीं टूटने चाहिए, है ना। मतलब शरीर टूट जाए, रात भर जागना पड़े, कोई दिक्कत नहीं, सपना पूरा करने के लिए जाग सकते हैं, लेकिन माँ और बाप ने जो सपना देखा है उसको टूटने नहीं देना है, ठीक है ना। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे पेड बैच में जुड़ना चाहते हो तो 299 का कोर्स है, और बस यहाँ पे सारे कुछ अवेलेबल है। रिकॉर्ड वीडियो, ऑल सब्जेक्ट, पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट, क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट सारा अवेलेबल है। मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ ताकि आप जो है यहाँ से कॉन्टेक्ट कर लेना, ठीक है ना। ये है 82 10 42 32 00, ये है मोबाइल नंबर। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैसेज करना। अगर जुड़ना होगा तो इस बैच में जरूर जुड़ना। शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे शुरू करने वाले एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। क्या पढ़ने वाले हम लोग? वास्तविक संख्याएं पढ़ने वाले। क्या पढ़ने वाले हैं? वास्तविक संख्या। ध्यान से देखेंगे, इसमें हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और ये चैप्टर आपका कंप्लीट समझो है, ठीक है ना। वास्तविक संख्या, रियल नंबर, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं क्या? रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ठीक है, रियल नंबर से। तो सबसे पहली बात जानते हैं कि वास्तविक संख्या को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया है। कितने भाग में डिवाइड किया है? दो भाग में इसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला तो आप जानते हैं, पहला जो पार्ट है वो है परिमेय संख्या। क्या है भाई? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्या से सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है। परिमेय संख्या पहला है। और दूसरा जो पार्ट है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। ओके, दूसरा जो है वो है क्या? अपरिमेय संख्या। ये दूसरा है अपरिमेय संख्या, ठीक है ना। तो अब सबसे पहली बात, परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बारे में हम आपको बता देते हैं, जो कि जहां से सवाल पूछता है वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, समझिए ध्यान से। परिमेय संख्या जो होता है, सिंपल समझिए, जो परिमेय संख्या होगा, जो परिमेय संख्या होगा वो P/Q के रूप में होगा, यानी कि बटे के शक्ल में रहेगा, है ना। या बटा की शक्ल में नहीं भी रह सकता है। जैसे कि अगर एग्जाम्पल में अगर देख लिया जाए, परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखा जाए, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, माइनस में भी रह सकता है, प्लस में भी रह सकता है। जैसे इसके 1 के नीचे तो ऑलरेडी एक छुपा हुआ है, 2 के नीचे एक छुपा हुआ है, -5 के नीचे भी क्या है? एक छुपा हुआ है। उसके बाद अगर 2/3 लिखते हैं तो ये भी क्या है? ये भी जो है परिमेय संख्या हो जाता है। जो बटा के रूप में अगर लिखा हुआ है तो उसको क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। और अपरिमेय संख्या का सिंपल सा फंडा है, जिसका रूट ना निकले। तो जैसे पहले बात है, जैसे √3 का √3 का पूरी रूट नहीं निकल पाएगा। जिसका पूरी तरीके से रूट नहीं निकलेगा उसको बोलेंगे क्या? अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। इसी तरह से 2 + √3 अगर बोल दिया जाए तो देखो, अपरिमेय संख्या के साथ, अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या, चाहे परिमेय चाहे अपरिमेय, जुड़ेगा चाहे घटेगा, हमेशा अपरिमेय होगा। यानी कि 2 + √3 बोल दे या 2 - √3 बोल दे, ये सब क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर ले आप लोग कि जो पाई है ना, पाई को क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या बोलते हैं। लेकिन पाई का जो वैल्यू हम लोग लगभग में पढ़ते हैं 22/7, तो 22/7 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा परिमेय संख्या। तो आपको एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाएगा, इनमें से कौन परिमेय कौन अपरिमेय नहीं है, या कौन अपरिमेय है। अभी आपको हम सवाल भी दिखाएंगे, बहुत काफी मजा आएगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें यही पढ़ना है कि जिसका रूट नहीं निकले, जिसका पूरी रूट नहीं निकले, उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। और जिसको रूट निकल जाए, जैसे इसको हम ऐसे बोल सकते हैं √16। तो देखिए, 16 का तो वर्गमूल होता है, कितना होता है? 4 होता है। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे परिमेय संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग परिमेय संख्या। और इसका देखो रूट नहीं निकलेगा तो क्या होगा? अपरिमेय संख्या। इतनी बात क्लियर हो गई। अब जब हम परिमेय संख्या के बारे में जान गए तो इसके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। देखिए, चूंकि जिससे सवाल बनता है ना, उसके बारे में हमको जानना बहुत जरूरी है। सवाल जिससे बनता है, देखिए क्या है? परिमेय संख्या। क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या कौन कौन से होता है भाई? देखो, परिमेय संख्या को बहुत सारा भाग में डिवाइड कर दिया गया।
परिमेय संख्या को बहुत सारे भाग में डिवाइड कर दिया जाएगा। अगर पहली बात कर लीजिए परिमेय संख्या को, तो सबसे पहली बात जान ले क्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या जिसको बोलते हैं नेचुरल नंबर, है ना, प्राकृत संख्या जिसको क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्या हो गया। दूसरी अगर बात कर ले जी, है ना, तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पूर्ण संख्या, है ना, पूर्ण संख्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। तीसरी अगर बात कर ले तो क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सम संख्या, सब इसी में आ जाएगा, सम संख्या। ये सब का पार्ट कौन है, सब का किसका पार्ट है, परिमेय संख्या का पार्ट है। उसके बाद अगर हम देखें, एक मिनट, है ना, उसके बाद अगर देखें सम के बाद क्या हो जाएगा, विषम संख्या। विषम संख्या ये भी क्या हो जाएगा, ये भी जो है सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। उसके बाद देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है आभाज्य संख्या, है ना, आभाज्य संख्या, क्या बोलते हैं इसको, आभाज्य संख्या। देखिए आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या, उसका क्या है, भाज्य संख्या। तो इतनी सारी बातें याद रखें, बहुत काम आएगा, है ना, ये सारी बातें याद रखें, बहुत काम आने वाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल, आपको पता है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, किसे बोलेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या उसको बोलते हैं जो गिनती वाला संख्या होता है, जो गिनती से शुरू होता है, 1 2 3 4 वो वाला। तो अगर गिनती देखें बच्चों, जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, ये सब क्या हो जाएगा, प्राकृत संख्या हो जाएगा। तो प्राकृत संख्या कहां शुरू हो रहा, 1 से शुरू हो रहा। ये सब जो है क्या है, प्राकृत संख्या हो, चाहे पूर्ण संख्या, चाहे सम संख्या, चाहे विषम, चाहे अभाज्य, चाहे भाज्य, ये सब के सब परिमेय संख्या का हिस्सा है, ठीक है ना। उसी प्रकार पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलते हैं जो 0 से शुरू होता है। कहां से, 0 से शुरू होता है। जैसे 0 लिखेंगे तो 0 के बाद क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। अब अगर आपसे कोई पूछ लेगा बच्चों बताओ कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है, क्या डिफरेंट होगा, तो बोलेगा कि प्राकृत संख्या होता है जो 1 से शुरू होता है, और जो पूर्ण संख्या वो 0 से शुरू होता है। और क्या अंतर है, और एक अंतर और बन जाता है ना, एक अंतर क्या बनता है, एक अंतर और बनता है कि जितने सारे प्राकृत संख्या होंगे, जितने सारे प्राकृत संख्या होंगे वो पूर्ण संख्या कहला जाएंगे। ध्यान सुनिएगा, जितने सारे प्राकृत संख्याएं होंगे वो पूर्ण संख्या कहला जाएंगे, लेकिन जितने सारे यानी कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं कहलाएंगे। क्यों, क्योंकि 0 प्राकृत संख्या नहीं, 0 कौन संख्या है, 0 पूर्ण संख्या है। यही बात क्लियर हो गया। अब आते सम संख्या। सम संख्या समझते हैं ना, हाँ, जिसको बोलते हैं क्या, जो नंबर 2 से कट जाए, सिंपल सा, जो 2 का पहाड़ा से कट जाए उसको बोलते हैं सम संख्या। जैसे कहां शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे, 2 4 6 8, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपके एग्जाम में सवाल पूछा है इससे, इस सेक्शन से सवाल पूछा, आपको दिखाते हैं। आगे बोलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या सिंपल फंडा है भाई, जो 2 का पहाड़ा से ना कटे, है ना, जो 2 का पहाड़ा से ना कटे। जैसे जैसे कौन होगा, जैसे विषम संख्या क्या होगा, 1 3 5 7 9, ये सब क्या है, विषम संख्या। अब बंदा का फंसता यहाँ पे, ये दोनों सवाल बेसिकली, ये दोनों से सवाल ज्यादा पूछा जाता है। आभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, तो आभाज्य संख्या उसको बोलेंगे, आभाज्य संख्या उसको बोलेंगे जो 1 से कटे, जो 1 से, अच्छा 1 से तो हर संख्या करता है कि नहीं, हाँ 1 से तो सभी संख्याएं कट जाती है, 1 से सभी संख्या करती है। लेकिन कुछ संख्या ऐसा होता है जो खुद से कटता है, और वो सब संख्या है। दुनिया का हर संख्या 1 से भी कटेगा और खुद से कटेगा, लेकिन कुछ संख्या ऐसा होता है जो 1 से कटता है, खुद से कटता है और दूसरा से भी कटता है। तो जो संख्या 1 से कटे और खुद से कटे और किसी और से ना कटे, समझ आ रहा, मतलब सेल्फिश समझते हैं। सेल्फिश किसको बोलते हैं, अपने आप में मगन हो जाना। मतलब जो संख्या 1 से कटे, 1 से तो हर संख्या कटता है, जितना सारा देखे सब 1 से कटेगा, जो खुद से कटे वो सब के सब क्या हो जाएगा, आभाज्य संख्या। अब आभाज्य संख्या शुरू कहां से होगा भाई, तो अगर हम यहां से शुरू करते हैं तो एक बात यहां पे क्या है, आभाज्य संख्या शुरू कहां से होगा, 2 से होगा। बोलिए सर 1 काहे नहीं, तो देखो एक तो 1 से कट रहा और खुद वही है, एक खुद एक ही है और खुद वही है, इसलिए एक को आभाज्य संख्या के कैटेगरी में नहीं रखा गया, ठीक है ना। तो आभाज्य संख्या कहां शुरू होगा, 2 से शुरू होगा, क्योंकि 2 जो है खुद से कटेगा और 1 से कटेगा, लेकिन 2 किसी और टेबल से नहीं कटने वाला। तो क्या होगा, 3 हो जाएगा,
5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 होगा क्या, 9 तो करता है 3 3 9 है ना, 11 हो जाएगा। इस तरह से जो है जो भी संख्याएं हैं क्या है वो आभास संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिए कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, सवाल बनेगा एग्जाम में, सबसे छोटी आभास संख्या कौन है। देखिए सबसे छोटी आभास संख्या कौन है, 2 जो है सबसे छोटी आभास संख्या है। उसके बाद आ जाइए भाज्य संख्या के बारे में, है ना, भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, ये प्राइम नंबर ये कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर जस्ट इसका उल्टा, यानी कि जो संख्या एक से कटे, खुद से कटे और किसी और दूसरे संख्या से कटे, उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। जैसे देखिए कहां शुरू होगा, तो 2 3 तो अभाज्य हो गए ना भाई, तो 4 होगा, 4 के बाद क्या होगा बोलो, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, है ना, 10 हो जाएगा, 11 नहीं 12 होगा, 14 होगा, 15 होगा। देखिए क्लियर है, इतनी सारी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। अच्छा अब देखो, अब आपने जो कुछ पढ़ा, अब यहाँ पे मजा आएगा ना, मजा तो यहाँ पे आने वाला। आपने जो कुछ पढ़ा अब उसका रिजल्ट यहाँ पे मिलेगा। बोलता निम्नलिखित में से, देखिए हम जो बोले ना ये सारा सवाल ऐसे सवाल एग्जाम में पूछता है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस तो बता रहा हूं भाई 110% आने वाला है, 110% कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप एकदम चिल्ला के बोलेगा यस सर बहुत मजा आ गया, मतलब चैप्टर क्लियर, एकदम क्लियर है चैप्टर, ठीक है ना। तो भाई बताओ, बोलता निम्न में से कौन आभास संख्या है। अब इस सवाल को हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे। आभास संख्या समझ गए, जो एक से कटे और खुद से कटे, किसी और से ना कटे। अब देखिए कौन सा आभास संख्या है। देखिए 15 जो है तो 3 का पास कट जाता है, 23 खुद से कटता है और 1 से कटता है, किसी और से नहीं करता है। 12 तो भाई 3 चौक 12 और 75 तो 25 या 75, तो यहां पे क्या इसका आंसर हो जाएगा 23। अब यही सवाल दे देगा, इसका डिजिट बदल देगा, तो आप लोग तो इतना चालाक ही है, कर लीजिएगा। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है, सबसे छोटी आभास संख्या एग्जाम में पूछा है। सबसे छोटी आभास संख्या याद करो, आभास संख्या किसको बोलता है, आभास संख्या किसको बोलता है, जो एक से कटे, खुद से कटे, किसी और से ना कटे। तो सबसे छोटी कहां शुरू हुआ था, 2 3 5 7 11, तो सबसे छोटी कौन हो गया, 2 हो गया हमारा राइट आंसर। बोलिए है कोई दिक्कत। चलिए आगे सवाल बोलता है क्या, देखिए सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। अब आप उस चार्ट को याद करो जो मैंने बताया, बताओ आप खुद बताओ सबसे छोटी आभाज्य संख्या कितना था, अभी हमने पढ़ा सबसे छोटी आभाज्य संख्या कितना है, 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, कहां शुरू हुआ था भाज्य संख्या, देखो जरा, देखो जरा भाज्य संख्या कहां से शुरू हुआ था, 4 से शुरू हुआ था, है ना। तो अब आप बता लीजिए कि सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है, 4 है। बोलता गुना करने के लिए गुणनफल। अगर बोलेगा यहाँ पे योगफल, देखो अगर यहाँ पे बोलेगा योगफल बताइए तो यहाँ पे क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अंतर बोलेगा तो घटा देंगे। भागफल बोलेंगे तो भाग कर देंगे। यहाँ बोला गुणनफल तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो 4 दूना 8, देखिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट है ना, एकदम आसान। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी आभाज्य संख्या का मासा। अब यहाँ पे मासा, हालांकि हम अभी बताएंगे मासा के बारे में, तो खैर मासा उतना तो जानते हैं। बताओ सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना होता है, अभी आपने पढ़ा सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है और सबसे छोटी आभाज्य संख्या कितना होता है बच्चों, 2 होता है। तो बोलता 4 और 2 का HCF निकालो मासा। तो तुम बताओ 4 और 2 का HCF कितना होगा, है ना, कितना होगा बताओ 4 2 का HCF। तो देखिए इन दोनों क्या कॉमन हो रहा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो 2 ही तो कॉमन हो रहा है ना। तो हमको यहाँ पे बोला गया HCF, तो HCF निकालेंगे। एलसीएम बोलेगा तो एलसीएम निकालेंगे। गुणनफल बोलेगा तो गुना कर देंगे। योगफल बोलेगा तो जोड़ देंगे। अंतर बोलेगा तो घटा देंगे। भागफल बोलेगा तो भाग कर देंगे। सारी पावर आपके हाथ में, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ओके, अब यही सब सवाल बार बार रिपीट होते रहेगा, ढेर सारा किताब में सवाल बन जाएगा। आपको मेन मेथड, मेन टॉपिक को पकड़ना है, जड़ को पकड़ना है। और जड़ अगर आपने पकड़ लिया, सारा कब्जा आपके हाथ में। बोलते हैं क्या, संख्या दिया हुआ है, अब ये बताए कौन सी संख्या है। अब यहां पे हम आपको थोड़ा सा फ्लैश बैक में लेकर आते हैं। ये जो मैंने आपको बताया था, देखिए ये जो आपको मैंने बताया परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। आप देखो अगर कोई संख्या रिपीट होता है, इसको मैं बताता हूं, कोई संख्या अगर रिपीट होता है, ऐसे होता है, तो ये 3 के ऊपर बार मतलब 3 3 3 क्या हो रहा, बार बार रिपीट हो रहा। अगर कोई संख्या बार बार रिपीट हो तो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। जैसे अगर बोले 2.121 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1, देखिए बार बार 1 2 1 1 2 1 1 2 1 बार बार रिपीट हो रहा है। अगर रिपीट हो रहा तो परिमेय संख्या होगा। अगर रिपीट नहीं हो रहा होगा, जैसे देखिए 0.1 2 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 2, देख रहे
यहाँ पे पैटर्न अलग हो रहा है। तो अगर इस पैटर्न का आपको मिले तो हो जाएगा अपरिमेय संख्या, और अगर इस पैटर्न का मिले तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। अब आप इस सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए रिपीट हो रहा 2.13 113 1113 1113। बताइए ये रिपीट नहीं हो रहा, ये ऑटोमेटिक अनगिनत बढ़ते जा रहा है, लेकिन रिपीट नहीं, नॉन रिपीटिंग है ना। तो अगर नॉन रिपीटिंग होगा, अगर रिपीट बार बार नहीं होगा तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे अपरिमेय संख्या। क्लियर है। आगे बोलता है, देखिए यहां देखिए कौन संख्या है, बताइए आप खुद बताइए कहां पे कौन संख्या है। देखिए 0.161616 बार बार 161616 बार बार आ रहा। अब आप बताओ भाई, बार बार रिपीट हो रहा, और जो संख्या बार बार रिपीट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सर जी परिमेय संख्या। यही सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा, कुछ और सवाल दे देगा, यही सेम रहेगा ऑप्शन, यहां पे बदल देगा, तो आप नहीं बदलिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्या बोलता है, यहां पे देखो, अब आपको पूछा गया परिमेय संख्या किसे कहते हैं। ऐसा सवाल तो आपके एग्जाम के पेपर में एकदम भरा हुआ रहेगा, 3-4 सवाल दे देगा, है ना, और आप छाप के आइएगा, ठीक है ना। तो चलो देखते इसको क्या बोलता है, कौन अपरिमेय नहीं है, मतलब समझे ना, कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय कौन है भाई, जो अपरिमेय नहीं है, मतलब इसमें 3 अपरिमेय है। अपरिमेय कौन नहीं, मतलब इसमें 3 क्या है, अपरिमेय और एक परिमेय है। अब देखिए यहां पे देखिए √3 और √2, इसको जब बनाएंगे तो आएगा क्या, इसको जब हल करेंगे तो आएगा √6 से, तो 6 का वर्गमूल निकलता है क्या, नहीं निकलता है, तो अपरिमेय हो जाएगा। अच्छा ये बोला कौन अपरिमेय नहीं है, ये तो है भाई। अच्छा 21 और 35 का पूरा पूरी वर्गमूल होता है क्या, 21 का वर्गमूल आपने याद किया, कभी नहीं याद किया होगा, है ना, तो ये भी नहीं होगा। अच्छा ये देखिए √3 को कभी पूरा पूरी निकाल पाएंगे वर्गमूल, कभी नहीं निकाल पाएंगे, ये भी नहीं निकलेगा। अच्छा यहाँ पे देखिए 64 का वर्गमूल कितना होता है, आपने पढ़ा 8 होता है, और 81 का वर्गमूल कितना होता है, 9 होता है, तो यही हो जाएगा परिमेय संख्या, मतलब ये अपरिमेय नहीं है। सवाल बोलता कौन नहीं है, ये तीनों तो है भाई लेकिन ये नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा राइट आंसर। अब यही सब ढेर सारा सवाल भर देगा एग्जाम में, कंसेप्ट समझ गए, बस कंसेप्ट समझ जाना है। आगे देखिए सवाल क्या बोलता है, कौन परिमेय है। एक सवाल और आपको मैंने दे दिया था कि आपको कोई दिक्कत ना रहे। अच्छा पाई वाला का एकदम कंसेप्ट क्लियर रखना, पाई क्या होगा, पाई को बोलेंगे अपरिमेय संख्या, ये बात को ध्यान रखेगा, है ना। लेकिन जो पाई का वैल्यू हम 22/7 के लगभग में लिखते हैं, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे क्या, परिमेय संख्या, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट क्लियर रखेगा। बोलता कौन परिमेय है। अब देखिए भाई 5 का वर्गमूल निकलता है ना जी, 5 का वर्गमूल नहीं निकलता है। 1/2, तो 1 का तो वर्गमूल चलो 1 हो जाएगा, 2 का वर्गमूल कभी नहीं निकलेगा जी। यहाँ पे देखो जुड़ गया, मैंने क्या बोला, परिमेय संख्या के साथ परिमेय संख्या चाहे अपरिमेय संख्या जुड़े चाहे घटे, है ना, वो हमेशा अपरिमेय होगा। तो अब यहाँ पे 25 का वर्गमूल तो होता है 5, हमारा आंसर क्या हो गया, 1 हो गया राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिए और कुछ सवाल यहाँ पे है, देख लेते हैं। बोलता संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन पर प्रत्येक बिंदु क्या दर्शाते। देखिए आपने पढ़ा ये वाला नंबर लाइन, आपने बहुत पहले पढ़ा होगा। यहाँ पे 0 होता है, दाएं तरफ का होता है +1, है ना, +2 3 4, इधर क्या होगा -1 -2 -3, बटा भी तो हो सकता है। अगर देखो यहाँ पे 0 1 के बीच का क्या हम बोल सकते हैं, 1/2 बोल सकते हैं। देखो यहां से यहां तक 1 है, यहां से तक 1 है, तो 1 के आधा 1/2 बोल सकते हैं। तो ये संख्या रेखा पे जो संख्या आ रहा है, देखो 0 भी आ रहा और 0 पूर्ण संख्या भी आता है ना, प्राकृत संख्या भी है, इसमें होल नंबर है, सम संख्या भी है, विषम संख्या, यानी कि बात किया जाए तो ये वास्तविक संख्या है। केवल प्राकृत संख्या नहीं बोल सकते हैं, केवल परिमेय नहीं बोल सकते यहाँ पे, है ना। हाँ अपरिमेय भी ले सकते हैं, इसके अंदर अपरिमेय भी ले सकते हैं, है ना, क्योंकि इसी के अंदर अपरिमेय भी आ जाएगा, अगर जिसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो क्या आंसर होगा, ये हो जाएगा एक परिमेय, एक वास्तविक संख्या। आगे देखिए बोलता है यदि n एक प्राकृत संख्या है, n क्या है, एक प्राकृत संख्या है, तो √n क्या हो सकता है। अब सोचिए ध्यान से सोचिए क्या बोलता है, यदि n जो है ना एक प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या तो 1 से शुरू होता है, तो बोलता है √n क्या होता है। देखिए यहाँ पे बारी बारी से पहले एक यहाँ पे n के पे पहले 1 लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं, तो 1 का वर्गमूल तो 1 होता है, चलो ठीक है। फिर अबरी n के जगह पे क्या लिखते हैं 2 लिखते हैं, तो 2 का वर्गमूल होता है, कुछ नहीं होता ना, तो 2 का वर्गमूल 2 ही लिखेंगे। अच्छा अबरी लिखते 3, तो 3 का वर्गमूल भी नहीं होता, 3 का वर्गमूल 3 लिखते हैं। अबरी लिखते 4, तो 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो बात यहाँ पे ये निकल के आ रहा कि कभी परिमेय संख्या हो जा रहा भाई, कभी ये दोनों अपरिमेय संख्या हो, जब √n लिखे तो, है ना, जब n के पे हम नंबर लिखे तो। अब ऑप्शन देखिए, हमेशा प्राकृत संख्या है,
हमेशा प्राकृत संख्या नहीं है। √3 √2 थोड़ी प्राकृत संख्या, ये प्राकृत संख्या नहीं है ना, ये नहीं होगा। हमेशा अपरिमेय संख्या, ऐसी बात नहीं। देखिए भाई परिमेय ऊपर भी आ गया, ये तो अपरिमेय आ रहा है जरूर, लेकिन हमेशा नहीं है। आगे बोलता है हमेशा परिमेय संख्या, ऐसी बात भी नहीं है। देखिए √3 भी तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, कबाब में हड्डी आ गया। अच्छा ये बोलते हैं कभी प्राकृत संख्या, बिल्कुल। कभी अपरिमेय संख्या, हाँ ये सही बोल रहा जी कि कभी प्राकृत संख्या। देखिए 1 और 2 क्या है, प्राकृत संख्या है, और ये दोनों क्या है, अपरिमेय संख्या। यानी कि आप परिमेय और अपरिमेय भी दोनों बोल सकते हैं। आगे एक सवाल, ये सवाल पूछा था एग्जाम में, बोलता क्या निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। देखिए बोलता 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। हमेशा पे गौर कीजिएगा। तो 2 अपरिमेय संख्या गुणनफल, देखिए अपरिमेय संख्या तो हम √3 गुना √3 अगर लिखते हैं तो आपको पता है √3 गुना √3 भी अपरिमेय, √3 भी अपरिमेय। तो 2 अपरिमेय संख्या का अगर गुना करेंगे तो यहाँ पे तो 3 आ गया। लेकिन 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 ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं √2 गुना √3, है कि नहीं, क्योंकि √2 भी अपरिमेय, √3 भी अपरिमेय। अब √2 को √3 से गुना करेंगे तो क्या होगा, √6 हो गया। तो बात हो गई उल्टा, है ना। क्योंकि देखिए एक बार गुना के तो परिमेय हो गया, एक बार अपरिमेय हो गया। हमेशा अपरिमेय नहीं होता है। ऑप्शन 1 खत्म। आगे बोलता क्या, एक परिमेय व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। अब यहाँ पे भी दिक्कत है। अच्छा एक परिमेय लीजिए, चलो एक परिमेय लेते हैं कितना, 2 लेते हैं। एक अपरिमेय लेते हैं कितना, 3 लेते हैं। इसको गुना करेंगे तो 2√3 ही आएगा। मतलब ये तो बिल्कुल सही बोल रहा भाई, है ना, सही बोल रहा। तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा सही बोल रहा। आगे बोलता 2 अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता। 2 अपरिमेय संख्या का जोड़, अब देखिए 2 अपरिमेय संख्या लीजिए, तो 2 अपरिमेय संख्या जैसे लेते हैं √2 लेते हैं और √2 लेते हैं, 2 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं तो 2√2, तो अपरिमेय ही तो आ रहा है। ये बोलता नहीं होता है, होता तो भाई गलत बोल रहा ना। बोलता एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता है, ये भी गलत बोल रहा। पूर्णांक मतलब कोई ले ले एक संख्या, ये पूर्णांक हो गया। परिमेय मतलब क्या ले ले, कोई 3 ले ले, तो इसको जोड़ेंगे 4, तो 4 पूर्णांक ही तो है ना। तो मतलब ये भी गलत बोल रहा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके चलिए अब आगे यहाँ पे देखिए एक अशून्य, अशून्य का मतलब क्या हुआ, जो 0 नहीं, 0 छोड़ करके, अशून्य मतलब 0 को छोड़ करके। अब बोलता क्या एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। अशून्य मतलब 0 को छोड़ करके, अभी इससे पहले स्टेटमेंट बने थे। एक अशून्य मतलब छोड़ दे 0 को, 1 से शुरू कीजिए। तो कोई परिमेय संख्या लीजिए, मानते हैं 2 लेते हैं, और एक अपरिमेय संख्या लीजिए, चलो मानते हैं √3 लेते हैं। इसको करते हैं गुना, तो क्या आएगा 2√3। इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे भाई ये हमेशा परिमेय तो नहीं होगा, हमेशा अपरिमेय होगा। देखिए कोई भी संख्या उठा लीजिए, एक परिमेय और एक अपरिमेय, 0 छोड़ करके, और जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे, जब उसको गुना करेंगे तो हमेशा क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे फिर से मैं बताता हूँ, अगर जो उम्मीद बैच में जुड़ना चाहते हो तो 299 का आपको यहाँ पे मिलेगा उम्मीद बैच। मोबाइल नंबर मैं लिख देता हूँ ताकि जो बच्चे आ रहे हैं बाद में मिल जाए, 82 10 42 32 00। ये मोबाइल नंबर से आप यहाँ पे मैसेज करना। आपको यहाँ पे नोट्स, वीडियो रिकॉर्ड, PDF, टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, क्वेश्चन बैंक, ढेर सारा मिलेगा। क्लास ढेर सारा एकदम बोरा भर भर के मिलेगा आपको, एकदम हेल्प मिलेगा आप ओनली फॉर 299 एग्जाम तक। ठीक है ना। अब आगे तरफ रुख करते हैं। अब आगे पॉइंट हमारा क्या, शांत और आसान। तो मैं समझता हूं बच्चों कि अब आपको परिमेय और अपरिमेय में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। यस या नो मुझे कमेंट करके बताना, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब शांत आसान थोड़ा सा समझते, थोड़ा सा फिर सवाल करते हैं। देखिए शांत किसको बोलेंगे और अशांत किसको बोलेंगे। अगर शांत समझ गए तो अशांत भी समझ जाइएगा। शांत उसको बोलेंगे जिसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q जब Q का फैक्टर करें, जब क्या करें, Q का फैक्टर मतलब क्या करें, गुणनखंड। जब Q का क्या करें, गुणनखंड। जब Q का गुणनखंड करेंगे, जब Q का गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड क्या क्या आना चाहिए, या तो गुणनखंड 2 ही के रूप में आए, या गुणनखंड 5 के ही रूप में आए, या 2 गुना 5 के रूप में आए। यानी कि ये तीनों कंडीशन अगर रहेगा तभी होगा शांत। समझ आया। यानी कि कोई नंबर है बटा के रूप में, कोई नंबर लिखा हुआ है बटा के रूप में, और जो नीचे हर है ना, हर Q, उसको करेंगे फैक्टर, मतलब ऐसे तोड़ेंगे, इसको तोड़े है ना, इसको ऐसे तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद उसका यदि फैक्टर सिर्फ 2 ही के रूप में टूटा हो, या सिर्फ 5 के ही रूप में टूटा हो, या 2 5 के रूप में टूटा हो, तभी होगा शांत। अदरवाइज क्या होगा,
अशांत हो जाएगा। तो बस अगर अगर यहाँ पे p बाई, अब इसका डिफरेंशियल क्या होगा, अगर p बाई रूप में तोड़ते हैं तो q को अगर फैक्टर करें तो q का फैक्टर 2 अगर रहे और 2 के साथ अगर 3 आ गया तो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे 2 5 के अलावा छोड़ के कुछ और रहे, ये 2 5 भी रहे उसके अलावा कुछ वहीं पे तुरंत अटैच हो जाए तो भी क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। एक छोटा सा एग्जांपल से आप यहाँ पे समझ लीजिए। जैसे आपको मैं बोलूं, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, जैसे एग्जांपल यहाँ पे देता हूँ, आपको समझ जाएगा, तुरंत समझ जाएगा। जैसे एग्जांपल में देता हूँ भाई कि 1/8 बताओ शांत है कि अशांत है। तो आपको नीचे वाला देखना, नीचे वाला हर 8 है, 8 को तोड़ो, 8 को तोड़ने आता है ना, सब लोग जानते हैं 8 को तोड़ेंगे 2 गुना 2 गुना 2। अब देखिए सिर्फ 2 के रूप में आया या सिर्फ 5 के रूप में आता या 2 5 के रूप में भी आता तो क्या होता, तब ये होता क्या, शांत होता। तो शांत है। अगर अगर इस सवाल को हम ऐसे दे दे 1/15 को तोड़िए भाई, 1/15 को तोड़िए, तो 15 को जब आप तोड़ेंगे, कैसे तोड़ेंगे, 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5। देखिए नियम के अनुसार केवल 2 ही रहे या केवल 5 ही रहे या केवल 2 5 रहे, इसके अलावा कुछ और ना रहे तब शांत होगा, नहीं तो फिर अशांत हो जाएगा। तो देखिए 5 तो है लेकिन 3 आ गया एक्स्ट्रा, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भाई ये क्या है, ये है अशांत। तो अब सवाल बन जाएगा, सबसे सवाल बनेगा, मुझे उम्मीद है सबसे सवाल बनेगा। देखिए सवाल क्या है, देखिए सवाल इनमें से कौन शांत है। अब हम ढेर सारा सवाल आपसे यहाँ पे नहीं करवाने वाले हैं, आपको हम मेथड बता दें भाई। अब इससे तुम्हारी किताब में भरा हुआ ढेर सारा सवाल, गाइड में भरा हुआ बनाइए। मैं आपको सिखाना चाहता हूं कि आपको इस चैप्टर से कहीं पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इस टॉपिक से। शांत कौन है, अब देखिए 29 बटे कितना है, 343। इसको काटिएगा तो कभी 2 से तो कभी कटेगा नहीं। सबसे पहली बात तो 2 से तो कटेगा ही नहीं, तो शांत होगा कैसे। शांत होता है जो 2 से करता है, जो 5 से करता है तभी शांत होता है। अच्छा भाई यहां पे देखते हैं 3/8, अगर ऊपर से कटे तो काट देंगे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। और अभी आपने 8 के बारे में बनाया 2 गुना 2 गुना 2, चलिए तो दिख रहा 21, 1/21। तो 21 को तोड़ेंगे कितना होगा, 3 7 21। देखिए ये तो 2 5 में से कोई भी नहीं मिल रहा ना, ये इसका कुछ भी नहीं मिल रहा। अच्छा ये देखो 5/15, तो देखो 5 ऊपर से अगर कटे तो काट देना है, तो 5 3 15, 1/3, ये भी नहीं मिला। तो मिला क्या भाई, शांत कौन होगा, शांत होगा यही वाला, क्योंकि नीचे देखो 2 2 2 के रूप में है या 5 5 के रूप में आता या 2 5 के रूप में आता। क्लियर है, चलिए अब शांत अशांत समझ आ गया। अब एक सवाल देखिए, इस सवाल पूछा था एग्जाम में, हालांकि इससे पहले वाला भी सवाल एग्जाम में आ चुका है। बोलता कौन शांत है। अब देखिए एक 11/700 है, 700 को जब तोड़ोगे 2 से तोड़ोगे तो कितना आएगा, 350 आएगा। 350 को तोड़ोगे तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको ऐसे लिखे 11/7 गुना 100, तो चलो 100 को तोड़ेंगे तो 2 5 के रूप में टूट जाएगा। लेकिन 7 क्या कर रहा, 7 यहाँ पे कबाब में हड्डी बन गया करके ना, ये नहीं होगा शांत, ये तो शांत नहीं होने वाला, तो ये शांत नहीं होना। अच्छा ये देखिए 2100 आया ना, आप इतना बड़ा वैल्यू मत देखो, 2100 आया ना, 2100 आया। अब देखो क्या ऊपर से कटता है, ऊपर से तो कटेगा नहीं कटेगा। अच्छा देखा काटते हैं, 3 7 21, 13 7 51, फिर भी यहाँ पे नीचे जो है 300 आ गया। और 300 को हम ऐसे लिख देना, 300 को लिख दे 3 गुना 100, तो फिर भी 3 क्या कर रहा, हड्डी बन रहा है यहाँ पे आकर के, है ना। तो ये भी नहीं होगा। अच्छा अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो ऊपर है 343 और नीचे 2 है, 2 पर पावर 3 मतलब 2 3 बार है, 2 गुना 2 गुना 2, 5 पर पावर 3 मतलब 5 3 बार है, 5 गुना 5 गुना 5, 7 पर पावर 3 मतलब 7 3 बार है, 7 गुना 7 गुना 7, और 7 गुना 7 गुना 7 ही होता है 343, तक कट जाएगा। तो बचा क्या, ऊपर में 1 बचा, नीचे बचा 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 3। तो मैंने बोला ना 2 5 के रूप में ही आ रहा है, तभी होगा शांत। तो अब यहाँ पे ये भी टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक पॉइंट हमारा आएगा आसान, एलसीएम एसएफ, ध्यान समझिएगा। एलसीएम को बोलते हैं लासा, एसएफ को बोलते हैं मासा, ठीक है ना। अब इसका पहले एक छोटा सा फॉर्मूला आपको बताते हैं जी। एलसीएम निकालते कैसे, आप तो शुरू में बहुत पढ़े, जैसे 60 15, आपको जब एग्जाम बोलता तो बच्चा बहुत सा ऐसे करता है ना, ये ऐसे करता है, ये भारी टाइम आपको लगेगा। चलो ठीक है, ऐसे भी करके निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है ना, इससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप ध्यान दें, देखिए एलसीएम एसएफ में जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे जाते हैं, कैसे सवाल पूछेंगे, एक सब फॉर्मूला होता है कि पहली संख्या को दूसरी संख्या से अगर गुना करते, ध्यान से देखिए, पहली संख्या को अगर दूसरी संख्या से गुना करते हैं तो ये जो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के
बराबर होता है, ठीक है ना, एलसीएम एचसीएफ के बराबर होता है। अब अगर आपसे एग्जाम में सवाल बोल दे कि भाई पहली संख्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है, तो दूसरी संख्या निकाले, क्या निकाले बोलेगा भाई दूसरी संख्या निकालो। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए पहली दिया रहेगा और ये दोनों दिया रहेगा, तो क्या करेंगे एलसीएम गुना एचसीएफ करेंगे और जो पहली संख्या से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, वो निकल जाएगा। अगर ये सवाल बोलेगा भाई कि भाई आपको ना पहली संख्या निकालना है, दूसरी संख्या दिया रहे, तो पहली संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, वही करेंगे भाई एलसीएम को एचसीएफ से क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी संख्या से क्या कर देंगे गुना कर देंगे। लेकिन सवाल ऐसे ही दे सकता है, आपको बोलेगा पहली संख्या दूसरी संख्या दे देगा और एलसीएम निकालने बोलेगा, क्या निकालने बोलेगा एलसीएम। तो जब एलसीएम निकालने बोलेगा तो पहली को दूसरी से क्या करेंगे, देखो इसको गुना तो ही है और ये एचसीएफ गुना के जाके क्या बनेगा भाग बन जाएगा। इसी प्रकार अगर एचसीएफ निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे पहली संख्या को दूसरी संख्या से गुना करेंगे और एलसीएम से डिवाइड कर देंगे। अब ये सवाल बनेगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए सबसे पहले सवाल यही दे दिया है यहाँ पे, सबसे अच्छा सवाल बोलता 60 और 45 और 60 का मासा क्या होगा। मासा समझते हैं ना, मासा बोलते हैं किसको एचसीएफ को बोलते हैं। अब इसको आप दो तरीके से बनाइए, एक तरीका तो यही सिंपल है कि 45 को तोड़िए है ना और 60 को तोड़िए, ऐसे ही बनाने का तरीका है। मासा निकालने का यही तरीका है, ठीक है ना। डिवाइड से भी बना सकते हैं, एकदम छोटा छोटा तोड़ेंगे, 15 तिया 45, 5 तिया 15, ठीक है। 30 दूना 60, 15 दूना 30, 5 तिया 15। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आप इसको चाहो तो लिख लो ताकि पूरा अच्छे तरीके से समझ आएगा। 45 का गुणनखंड कौन कौन आया, 3 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। 60 का गुणनखंड कौन कौन आया भाई, 60 के लिए 2 आया, 2 आया, फिर 3 आया, फिर 5 आया। अब एचसीएफ निकालने का सिंपल तरीका है कि यहाँ पे देखो क्या होगा, एचसीएफ अगर निकालना है तो देखो यहाँ पे कॉमन मिलाओ। 2 इसमें है, क्या इसमें 2 है तो 2 कॉमन नहीं होगा। 3 है, कितना बार है इसमें, 1 बार है, इसमें कितना बार 2 बार है, तो 1 बार तो कॉमन हो गया ना। इसमें 1 बार 3, इसमें 2 बार 3, तो 1 बार 3 तो कॉमन हो गया, तो इस 3 को यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद देखो यहाँ पे 1 बार 5 है, वहां पे भी 1 बार 5 है, तो 1 बार 5 कॉमन हो गया, तो बोला जाए कितना होगा 5 तिया 15, यानी कि ये हमारा आंसर क्या हो गया डी हो गया। क्लियर, डी हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। अब देखिए आगे, अब ये सवाल ऐसे बोलता है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक क्या होगा। बच्चा नहीं पढ़ेगा तो एकदम सोच में पड़ जाएगा, भाई क्या सवाल दे दिया। सिंपल है, 144 को करो ऐसे फैक्टर करो, है ना, 2 से काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूना 4, 36 दूना 72, 18 दूना 36, 9 दूना 18, 3 तिया 9। अब 2 कितना बार आया, 1 2 3 4, 2 कितना बार आया 4 बार आया, और 3 कितना बार आया 2 बार आया, 3 कितना बार आया 2 बार आया। तो बोलता 2 का घातांक क्या है, मतलब 2 पर कितना पावर है। देखिए 2 पर पावर कितना है, 2 पर कितना पावर है 4 पावर है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। अब इसी में से सवाल अलग अलग देते रहेगा, आपको हर बार सवाल पूछता है, इसका डिजिट बदल देगा, अंक बदल देगा, तो आप नहीं बदलिएगा, ठीक है। चलो आगे बोलता है क्या कि यदि ए और बी आभाज्य संख्याएं हैं तो उसका लासा क्या होगा। हाँ, लासा क्या होगा, कभी कभी मासा भी बोल देता है। चलो मासा लासा दोनों बता देता है। अगर ए बी क्या आभाज्य संख्या, मुझे बताओ, अगर एग्जांपल में लेके बताऊं कि मानते हैं भाई कि मानते हैं कि ए के जगह पे 3 दिया हुआ है और बी के जगह पे दिया 5, क्योंकि दोनों क्या है, दोनों आभाज्य संख्या है। अगर आपको बोलूं बाबू कि 3 और 5 का निकालिए एलसीएम, तो देखिए कैसे बनाएगा, इसको गुना कर दीजिएगा, 3 5 15 हो जाएगा एलसीएम। अगर बोलूं एचसीएफ निकाला भाई, एचसीएफ, तो बोलिएगा सर 3 5 में कुछ तो कॉमन नहीं हो रहा, तो कॉमन हो रहा है, एक तो सब में मल्टीप्लाई है ना, एक तो 3 से भी गुना हो रहा है, एक तो 5 से भी गुना हो रहा है, तो एक सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो एक क्या हो जाएगा इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो पता ये चल रहा कि अभाज्य संख्या अगर लेते हैं, चाहे 2 रहे चाहे 2 से ज्यादा रहे, अगर आभाज्य संख्या लेते हो तो उसका मासा जो है ना, मासा हमेशा 1 होगा। आभाज्य संख्या का मासा क्या होगा, हमेशा 1 होगा। लेकिन लासा की अगर बात कर ले तो सारा आभाज्य संख्या को क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे देखो 3 को 5 से गुना कर दिए, तो बोलता है ए बी है अगर आभाज्य संख्या, ए और बी क्या आभाज्य संख्या, तो इसका लासा निकालने के लिए ए को बी से गुना कर देंगे भाई, क्या कर देंगे गुना कर देंगे। अगर बोलता मासा निकाले तो मासा हमारा 1 आता, चाहे कुछ भी नंबर हो, ठीक है। चलिए आगे बोलता देखिए
18 नंबर सवाल, 2, 10, 20 के लासा और मासा का अनुपात। एकदम सवाल पूछेगा एग्जाम में, हर हाल इस पैटर्न पे सवाल पूछेगा आपको, इससे चेंज नहीं करेगा। तो 2, 10, 20 का लासा, अब तुम चाहो तो निकाल लो, ऐसे बनाते हैं ना आप लोग, चलो ऐसे बताते हैं। आपको नहीं बने तो फिर ऐसे नियम अपनाइए, और क्या कर सकते हैं। लीजिए 2 एकम 2, 2 पचे 10, 2 दहें के 20, है ना, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 दूना 10। तो क्या हुआ, एलसीएम कितना निकलेगा, 2 गुना 5 गुना 2, है ना, 2 गुना 5 गुना 2। ये तो एलसीएम निकलेगा कितना, 2 पचे 10, 10 दूना 20 निकल गया एलसीएम। अच्छा एचसीएफ के लिए तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा, इसीलिए अगर आप उस फैक्टर का इस्तेमाल करते हो ना तो ये सब साथ में आ जाता है। अच्छा देखो एलसीएम 20 आया, याद रखना, ठीक है ना, एलसीएम कितना आया, 20 आया। अब इसको आप बनाते सीनियर तरीके, अरे आप लोग सीनियर हो गए, जूनियर तो 1 2 3 4 5 6 था, अब आप लोग सीनियर बन गए। तो देखिए 2 को अगर फैक्टर करेंगे तो 2 का फैक्टर क्या आएगा, वही आएगा 2 गुना 1, या नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चलो 2 का फैक्टर 2 ही आया। अच्छा 10 का फैक्टर क्या आएगा भाई, तो 10 का फैक्टर 2 गुना 5 आएगा ना, 2 पचे 10। अच्छा 20 का फैक्टर देखें तो कैसे तोड़ेंगे, तो 20 को तुम तोड़ लो, बड़ा अगर आता तो तोड़ लो, 10 दूना 20, 5 दूना 10, 2 2 5, कितना आया, 2 आया, 2 आया और 5 आया, ये आ गया। अब देखो ध्यान से, अब बोलता है कि लासा और मासा का अनुपात निकालना है, तो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, अनुपात एचसीएफ निकालना है। ध्यान से देखिए कैसे निकालते हैं एलसीएम एचसीएफ। देखो पहले एचसीएफ निकालते हैं, यहाँ पे पहले एचसीएफ, पहले लासा बोला ना, तो पहले कोई दिक्कत नहीं, इधर निकालते पहले। देखो यहाँ पे कॉमन क्या है, तीनों में, अब जब 3 अंक दे दिया है तो तीनों अंक से हमको कॉमन खोजना है, तीनों अंक में कॉमन कौन है। देखिए 5 इसमें है, इसमें भी है, लेकिन इसमें नहीं है, तो 5 कॉमन नहीं होगा। अच्छा 2 है, 2 है, 2 है, 2 यहाँ पे एक बार है, 2 यहाँ पे एक बार है, 2 यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार तो कॉमन है, तो यानी कि एचसीएफ कितना हो गया, 2 हो गया। अब ध्यान से सुनो, ये 2 2 2 जो क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो जो कॉमन हो गया वो आप एलसीएम में पहले लिख लो, जो कॉमन हो गया एलसीएम में आपका करो, उसको लिख लो, उसके बाद जो बच रहा है उसको भी लिख दो। तो क्या बचा, 5 बचा, ये 5 बचा, फिर 2 5 भी बच गया, 2 और 5 बच गया। तो देखिए हाँ देखो क्या हो गया, अब देखो यहाँ पे ठीक है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 5, ठीक है, देखिए कितना आ गया, 2 पचे वही कट के वही आएगा, 2 पचे 10 और 2 पचे 10, 10 दहें के कितना हो गया, 100, यहाँ पे कितना हो गया, 2 हो गया, है ना, इससे अब तो 2 ही आ रहा ना, मैं कहीं गलती लिखा क्या, 2 का एकम 2, 10 का 2, 20 का 2 दूना 4, 4 पचे 20, ठीक तो है भाई। तो मासा कितना हो गया, मासा हो गया 2, लासा कितना गया, लासा तो आना चाहिए 20 ना, 20 आया था उधर से, तो इधर से 20 आना चाहिए था, यहाँ पे 20 क्यों ना आ रहा, 2 तो मैंने लिख लिया, और 2 और क्या हुआ, 2 दूना 4, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, एक मिनट, मैंने तो 2 लिख दिया, पहले जो आया था कॉमन से कॉमन लिख, 2 दूना 4 और 5 यहाँ पे मिलेगा ना भाई, 5 तो मिलना मुश्किल है, 5 तो मिलना मुश्किल है, तो इसका एलसीएम, अच्छा ये नियम इसमें काम नहीं कर रहा ना, ये नियम इसमें काम नहीं, चलो ठीक है, तो आप ना उसको ऐसे निकालो, चलो कोई बात नहीं, एचसीएफ निकालिए 2, अगर आपको ना 3 वाला डिजिट देते ना, 3 वाला फंडर दे दे, तो आप एलसीएम उस मेथड से निकालना, या एचसीएफ आ गया 2, और एलसीएम कितना था अभी निकाले थे हम लोग, 20 निकाले थे एलसीएम, तो 2 एकम 2, 2 दहें के 20, क्या हो गया, 10 और 1 हो गया, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगर आपको डिस्टर्ब लगे तो वो, अगर आपको इधर से डिस्टर्ब लगे ना तो उस मेथड से निकाल लेना, सबसे आसान तरीका से, है ना, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा, बन जाएगा। अब देखिए बोलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम 2 घनात्मक पूर्णांक परिकलित करने के लिए क्या निकाल, तकनीक क्या है, आपने पढ़ा होगा यूक्लिड विभाजन, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये जो नियम है, ये जो हमारे किताब में दिया हुआ है, किस लिए, किसके लिए है, क्या ये लासा निकालने के लिए है, क्या मासा निकालने के लिए है, ये तो है भाई मासा ज्ञात करने के लिए, एचसीएफ निकालने के लिए ये नियम है ना। चलो आगे बोलता है क्या, देखिए दो संख्याओं, अच्छा ए है, 2 संख्याओं ए है, एक संख्या ए है और दूसरा क्या 18 है, ध्यान से देखिए, 2 संख्या, एक संख्या ए है, दूसरा क्या 18 है, लासा है 36 और मासा है 2, तो ए का मान क्या होगा। अब फॉर्मूला जरा याद कीजिए, क्या मैंने बोला था कि पहली संख्या को गुना करते हैं जब दूसरी संख्या से, तो क्या होता है, एलसीएम और एचसीएफ आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। अब बताओ पहली संख्या कितना है, पहली संख्या यहाँ पे क्या लिखा है, पहली संख्या ए दिया हुआ है ना, दूसरी संख्या कितना दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, एलसीएम कितना है, लासा कितना है 36 है, और मासा कितना है 2 है। देखिए तो काट दीजिए, 18 दूना
36। चलो ऐसे नहीं कर रहे हैं तो ऐसे देखो 18 गुना में गुना जा क्या बनेगा, गुना जाके बनेगा क्या भाग। 18 दूना 36 और 2 दूना 4, तो ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, है कि नहीं, एकदम आसान। अब इस तरीके से सवाल आपको पूछा जाएगा, बहुत बार सवाल पूछा ऑब्जेक्टिव में, 2 नंबर सवाल में ऐसे वाला सवाल बहुत बार पूछा है, तो आप दिक्कत नहीं है बना लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे, अब देखो एक और ऐसा सवाल दे दिया, ये लीजिए क्या बोलता है, हाँ क्या निकालना है इसका क्या निकालना है, ये दे दिया भाई, अब ए बी दे दिया, बोलता लासा निकालिए, लासा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने का वही फंडा है। हाँ क्या करेंगे, देखो सबसे बड़ा पावर कितना है, सबसे बड़ा पावर कितना है, सबसे बड़ा 2 पर पावर 3 है, 2 पर पावर 4 है। तो लासा निकालने में ध्यान रखना कि सबसे बड़ा पावर को आपको लिख लेना है, सबसे बड़ा पावर। तो सबसे बड़ा पावर कितना है, 2 पर पावर 4 है, इसको आप उतार लेना है। उसके बाद देखिए 3 है यहाँ पे, है ना, 3 यहाँ पे। अच्छा देखो 5 और 5 मिल गया, तो एक 5 को उतारेंगे, है ना, और नहीं उतारेंगे 7। तो देखिए 2 दूना 4, 3 8, 8 दूना 16, है ना, 16 25 80 7 21, 16 25 80 गुना 21, है ना, 8 एकम 8 और दूना 16, देखिए क्या हो जाएगा 16 80 हो जाएगा इसका आंसर। तो आप कैलकुलेट करना। तो लासा निकालने बोले तो सबसे बड़ा पावर, जैसे 2 पर पावर 5 है, 2 पर पावर 4 है, तो 2 पर पावर 4 हमको लिखना है। फिर 5 यहाँ पे एक बार है, 5 यहाँ पे एक बार, तो एक ही बार लिखेंगे। और क्या बच गया, 3 बच गया, 7 बच गया, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या बोलता है, देखिए एक ऐसा सवाल भी मैंने दे दिया, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अब इसका डायरेक्ट बोलता कि इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। अच्छा वहां पे ऑप्शन में मिस्टेक दिया हुआ, देखो क्या होगा, 96 दिया हुआ है, तो 96 को तोड़िए भाई, 2 चौक 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 12 दूना 24, है ना, और 6 दूना 12, 3 दूना 6। देखो 2 कितना बार आया, 1 2 3 4 5, 2 कितना बार आया, 5 बार आया, और 3 कितना बार आया, 1 बार आया। तो देखिए ये जो है ना, ये थोड़ा सा ये जो इधर वाला सेकंड वाला नंबर है वो जो है पावर है, ये क्या है पावर है, ये पावर लिखा गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, 2 पर पावर 5 गुना 3 पर पावर 1, यही है इसका क्या, इसी को बोला गया अभाज्य गुणनखंड। ये जो निकला ना फैक्टर, इसी को बोला गया अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। चलिए आगे बोलता है क्या, देखिए एक सवाल वैसा भी मैंने दे दिया, फिर से दे दिया, 2 संख्याओं का गुणनफल दे दिया, यानी कि पहली संख्या और दूसरी संख्या आपस में गुना होकर कितना है, 86 70 है, ठीक है ना। फिर बोलता है कि उसका मासा कितना है, 17 है, तो लासा निकालिए। तो मैंने बताया लासा जब निकालने की बारी आता है तो क्या करते हैं, पहली संख्या को दूसरी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं और मासा हो जाता है नीचे में। तो पहली संख्या दूसरी संख्या कितना हो गया, 86 70, और HCF कितना हो जाएगा 17। देखिए इसको काटिए जी, इसको जरा काटिए, 17 एकम 17 पचे 85, 17 एकम 17 0, कितना हो गया 510 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, आंसर हमारा क्या हो गया 510 हो गया। क्लियर है। अब ऐसा सवाल पूछेगा तो आप आराम से बना लीजिएगा, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो आ गया, 2 लगातार संख्या का मासा क्या होता है, 2 लगातार संख्या, कोई लीजिए 2 लगातार संख्या, कोई भी संख्या लीजिए, 2 लगातार लेना है, लगातार लेना है, जैसे 1 2 5 6, कोई और ले लो 12 13, है ना, कोई और संख्या ले लो, है ना, 9 10, कोई संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या ले लो, छोटी छोटी संख्या ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो जब 2 लगातार संख्या रहे, जब 2 लगातार सम संख्या, नहीं कि 2 लगातार सम संख्या, सम बोलेगा तो मामला उल्टा हो जाएगा, विषम बोलेगा तो उल्टा हो जाएगा, 2 लगातार संख्या। तो लगातार में अब इसका कोई कॉमन हो रहा है, 1 और 2 में कोई ऐसा गुणनखंड, कोई पहाड़ा है जो दोनों को काटे, कोई पहाड़ा ही नहीं जो 1 और 2 को काटे। एक तो है, एक ऐसा पहाड़ा जो सबको काट सकता है, तो 1 हो जाएगा। 5 और 6 का कोई पहाड़ा है, 1 के छोड़ के नहीं, 2 3 6, अब तो 5 कटेगा नहीं, तो इसका भी 1, 13 12, इसका भी 1, इसका भी 1, सबका 1। तो समझ लीजिए 2 लगातार संख्या बोलेगा तो क्या होगा, हाँ 2 लगातार संख्या का मासा बोलेगा तो 1 हो जाएगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, अगर यहीं पे 2 लगातार, अगर यहीं भी बोल दे 2 लगातार सम संख्या, 2 लगातार सम संख्या बोल दे, तो सम संख्या मतलब समझे ना, जैसे देखो सम संख्या बोले तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, 2 4, फिर आपका जो मासा लासा ऐसे लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 के बाद तो 4 आएगा, फिर आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 6 के बाद क्या होगा 8 होगा, फिर आपको ऐसे मासा निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे सवाल है, देखिए कितने अभाज्य गुणनखंड, एक सवाल ऐसा भी दे देता है, वही जो अभाज्य गुणनखंड की ना उसमें बोला कितना पीस है, एक ही सवाल को कैसे कैसे घुमा के दे रहा है। देखो 5005 है, इसको हमने फैक्टर किया, कितना से करें 5 से कर दे फैक्टर, 5 से करें, 5 एकम 5 0 0 1, है ना, इसको करते हैं 11 से, 11 9 99, 11 कम 11
7 से करते, 13 7 91, तो कितना हुआ 1 2 3 4, कितना फैक्टर है इसका, इसका जो है 4 फैक्टर है। देखिए एक ऐसा सवाल 3 पीस बनाया ना, एक कभी बोलते इसमें पावर कितना है, 2 का कितना घात है, कभी बोला गया कि इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए, कभी बोला गया कितना गुणनखंड है। एक ही सवाल को 4 तरीके से पूछा जा रहा है, ठीक है ना। अब आते देखिए एक ऐसा सवाल है 6xy और 12xy का महत्तम समापवर्तक। देखिए मतलब आपको क्या बोलते हैं, महत्तम समापवर्तक को ही मासा बोला था, मासा HCF। अब आप बनाइए, देखिए इस दोनों में क्या कॉमन है, 6 और 12 में कौन ऐसा पहाड़ा है, बड़ा से बड़ा पहाड़ा जो दोनों को काट दे, दोनों को काटे, बताओ कौन पहाड़, तो 6 ही तो है जो दोनों का काटेगा, 12 तो खुद 12 काटेगा, 6 तो नहीं काट पाएगा, तो 6 है। x से यहाँ पे एक बार, यहाँ पे भी एक बार, चलो y यहाँ पे एक बार, y यहाँ पे एक बार, तो 6xy क्या होगा, ये हो गया आपका मासा हो गया, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखिए क्या बोलता है। अब एक सवाल ऐसा पूछता है, हमेशा सवाल पूछेगा, अगर ऐसा सवाल पूछे आपसे तो करना क्या होगा बच्चों, देखिए बोलता है एक वृत्ताकार पथ है, यानी कि एक रास्ता ऐसे बना हुआ है, 3 गो धावक दौड़ने वाला, नाम होगा ABC, मानते कोई धावक है, 3 एक यहाँ पे है, तीनों यहाँ पे खड़ा है, ठीक है ना, तीनों, और दौड़ना शुरू किया। अब उसमें से एक धावक जो है ना बहुत तेज दौड़ता है, बोलता है 1 ही घंटा में पूरा चक्कर लगा लेता, मतलब 1 घंटा पूरा यहाँ पे आ जाता है घूम घाम के। अब बोलता है दूसरा जो है एक चक्कर लगाने में 3 घंटा लेता है। सोचो भाई, पहला मानते ए है, ये बी है, सी है, पहला जो 1 घंटा में पूरा चक्कर लगाता है और दूसरा 3 घंटा में लगाता है, मतलब पहला वाला ए वाला जब बी 1 चक्कर लगाएगा तो ए 3 चक्कर लगा लेगा, क्योंकि 1 घंटा में 1 चक्कर लगा रहा और 3 घंटे में 1 चक्कर लगा रहा। अच्छा सी वाला बोलता 5 घंटा में 1 चक्कर लगाएगा, तो भाई सी वाला 1 चक्कर लगाएगा उतना देर में, तो ए वाला 5 बार घूम जाएगा ना। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, एकदम इसका क्या निकालना है, LCM आपको निकालना है, 1 3 5 का, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 5 15 घंटा आएगा, जहां पे फिर तीनों एक जगह आके मिल जाएगा और फिर वहां से दौड़ना शुरू करेगा, तो 15 घंटा। अब ऐसा 3-4 सवाल आता है किताब में, देख लीजिएगा, ठीक है। चलो अब थोड़ा सा हट के, क्या थोड़ा सा हट के भाई थोड़ा सा हट के प्रश्न पूछा था ना, अब समझिए। यहाँ पे मैं आपको बताने वाला है रूट वाला, देखिए रूट, ध्यान से समझिए इसको, रूट क्या बोलते हैं, ये वाला, इसको बोलते हैं रूट में। अब इसका रूट निकालने के लिए अब देखो क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं, पहला पॉइंट समझिए, अगर मैं बोलूं √2 प्लस √2, इसको जोड़ना है, तो जब जोड़ने की जब बारी आएगा, तो जब भी जोड़ने की बारी आएगा रूट को रूट के साथ जोड़ेंगे। जैसे x को x के साथ जोड़ते थे ना, x को x स्क्वायर से जोड़ सकते हैं, कभी नहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन वही x से और x से रहेगा, वही अगर क्या रहे x से x रहे तो हम बोलेंगे भाई ये क्या है 2x है। उसी प्रकार अगर मैं बोलूं a प्लस बी प्लस सी, क्या इसको जोड़ सकते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बोले क्या a प्लस बी प्लस सी फिर दे दें, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए a यहाँ पे एक बार, यहाँ पे एक बार, तो कितना हो गया, अब ये 2a हो गया, b यहाँ पे एक बार, b यहाँ पे, अब क्या हो गया 2b हो गया, c यहाँ पे एक बार, c यहाँ पे एक बार, कितना हो गया 2c हो गया। तो हम ऐसे कर सकते हैं। सेम मामला रूट के साथ आता है कि रूट के अंदर जितना है उतने के साथ हम कम जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। तो रूट यहाँ पे 2 बार, रूट यहाँ √2 एक बार, √2 एक बार, तो कितना होगा 2√2 हो जाएगा, ये जोड़ हो गया। अच्छा घटाने की जब बारी आएगा तो ऐसे ही करेंगे, जैसे मैं दे दूं √8 दे दूं और √2 दे दूं। अब ये क्या करेंगे भाई, जोड़ घटा तो अपने जगह पे जोड़े, प्लस रहेगा तो जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। अब यहाँ पे हमको √2 के शक्ल में कोशिश करना के लाने के लिए, अच्छा 8 को तो आपने पढ़ा ना, 8 को पढ़ा अपने 8वां में, ऐसे देखो √2 गुना √2, हम 8 को ऐसा तोड़ सकते हैं ना, और √2 को हम ऐसे लिखते हैं। देखिए जो जोड़ा मिल जाता है क्या निकलता है, बाहर निकल जाता है, तो 2 बाहर निकला, √2 अब बच गया अंदर में। देखिए अब √2 यहाँ पे 2 बार है, √2 यहाँ पे 1 बार है, तो अब घट जाएगा, क्योंकि सेम √2 वाला मिल गया, तो 2 √2 में से 1 √2 घटेगा, तो क्या होगा √2 बचेगा। एक पॉइंट जी समझ गए आप, थोड़ा सा हट के, है ना, हट के समझ गए। अच्छा तीसरा पॉइंट समझिए कि अगर हम √2 को गुना करेंगे √2 से तो 2 होता है, ये बात दिमाग में रखें। सेम रूट वाला, सेम रूट से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, रूट हट जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि कहने का मतलब है कि ये जो रूट है ना कितना बार है भाई, 2 बार है। तो ये जो स्क्वायर लेते हैं, स्क्वायर से रूट काटता है तो क्या बचता है 2 बचता है। लेकिन अगर आपसे बोला जाएगा √2 दे देगा और √3 दे देगा, तो क्या हम इसको क्या लिखेंगे, फिर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 तिया 6 ऐसे कर सकते हैं, ठीक है।
ये थोड़ा सा हट के था। अब देखिए सवाल क्या बोलता है, देखिए बोलता है कि एक सवाल ऐसे तो एग्जाम में पूछा है, आपके लिए मैं यहाँ पे दे दिया हूँ कि रूट 10 दे दिया है भाई, और रूट जो है कितना है 15 है, बोलते इसको बनाइए। तो अब बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे करेंगे 10 गुना 15 हम ऐसे कर लेते हैं, एक में कर लेते हैं रूट, है ना, क्या करते हैं एक में कर लेते हैं। अब 15 को तोड़ते हैं, 2 पच्चे 10, 10 को तोड़े 15 को तोड़ेंगे, 3 पच्चे 15। अब देखिए भाई यहाँ पे 5 5 मिल गया, तो जो मिलता है वो क्या होता है बाहर निकल जाता है, और 2 और 3 अंदर आ जाएगा, 2 3 6, तो हमारा आंसर क्या होगा 5 रूट 6। अच्छा यहाँ पे रूट हट गया, 5 रूट 6 है ना, ये वाला ऑप्शन नंबर ए वाला 5 रूट 6। क्लियर है, ऐसे सवाल है तो आपको ऐसे बनाना होगा। चलिए आगे देखिए। अच्छा अब एक नेक्स्ट अलग टाइप का सवाल आ गया, अब ये थोड़ा हटके सवाल तुम्हारा है। यहाँ पे दिया और रेकरिंग, यहाँ पे क्या है रेकरिंग है। अब देखिए समझिए, ध्यान समझिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं, इसको कैसे बनाएंगे। 0.7 है उसके ऊपर दिया रेकरिंग, मतलब 7 बार बार रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो कुछ रहे ना, पॉइंट है चाहे बार है चाहे जीरो, को पॉइंट और बार को तुम नजरअंदाज कर दो, और क्या दिखेगा आपको 7 दिखेगा। जीरो शुरू में लिखेंगे तो कोई मतलब भी नहीं। उसके बाद घटाएंगे, किसको घटाएंगे बार, जिसके ऊपर बार लगा रहा है उसको छोड़ के घटाएंगे। तो बार इस पे तो छोड़ के घटाए, इधर क्या है बार के बाद तो जीरो है ना, तो जीरो घटाते हैं। उसके बाद बटा करेंगे, बटा क्या करेंगे बच्चों, पॉइंट के बाद जितना संख्या के ऊपर रहेगा बार उतना बार लिखेंगे 9। तो कितना पॉइंट के बाद तो एक ही संख्या है 7 है, और 7 के ऊपर एक ही बार 7 है, 7 के ऊपर बार है तो एक बार लिखेंगे 9, यानी कि 7/9। यह हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल इसी तरह सवाल है। अब यहाँ पे ना ये रेकरिंग दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ ये रेकरिंग ऐसे दिया हुआ है, देखिए 0.32 इसके ऊपर रेकरिंग है। इसको ध्यान समझिए, मैंने क्या बोला, पॉइंट और रेकरिंग को नजरअंदाज कर दीजिए। क्या है आपको दिख रहा, फिर आपको 32 दिख रहा। घटाएंगे किसको, रेकरिंग को छोड़ करके, रेकरिंग को झाप दीजिए, देखिए पूरा झाप दिया। रेकरिंग को क्या करें झाप दे, इसको हम झाप दो, तो क्या बच रहा, पॉइंट को छोड़ दो, रेकरिंग को खत्म करो, तो 2 को हम झाप दे तो क्या बचा 3 बचा, तो 3 को घटाएंगे। और बटा किसको करेंगे, अब समझो ध्यान से, बटा किसको करेंगे, बटा करेंगे किसको, मैंने क्या बोला पॉइंट के बाद जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग रहेगा उतना बार लिखेंगे 9। तो पॉइंट के बाद कितना संख्या के ऊपर रेकरिंग है, एक संख्या के ऊपर रेकरिंग है तो एक बार लिखेंगे 9। अब पॉइंट के बाद कितना संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है, कितना संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो सिर्फ 3 के ऊपर रेकरिंग नहीं है, तो जितना संख्या के ऊपर रेकरिंग नहीं रहेगा उतना बार लिखेंगे क्या 0। अब 32 में से 3 घटेगा क्या होगा 29/90, 29/90 हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, इसी प्रकार ये सवाल दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा सवाल रहेगा होमवर्क के रूप में। ओके, अब आगे सवाल और क्या है देखते हैं। देखिए किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या क्या है, ध्यान से देखिए, m के लिए सम संख्या पूछता है, ऐसा सवाल बहुत बार पूछता है। यहाँ पे m n p q घुसा देता है करके, सम संख्या बोलेगा, कभी भी सम संख्या बोलेगा। सम संख्या का मतलब हो गया कि ये चारों में से कोई वैल्यू बैठाओ, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू बैठाओ, हमेशा सम आना चाहिए, हमेशा, तब हमारा वो आंसर सटीक होगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर यहाँ पे हम लिखते हैं 2 गुना 1 माइनस 1, तो 2 एकम 2 माइनस 1 तो क्या होगा 1, तो पहले ही बार एक ही बैठाए तो विषम आ गया, ये तो आंसर नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखो m को यहाँ पे 1 बैठाओ तो 1 + 2 देखिए 3 आ गया, 2 के तो छोड़ो बात, 1 ही बैठाने पे आ गया गड़बड़। अच्छा यहाँ भी वही हो जाएगा, अगर यहाँ पे 1 बैठाएंगे तो 2 × 1 + 1, 2 एकम 2 1 3, ये भी नहीं होगा। अच्छा यहाँ पे देखो 2 गुना 1 क्या होगा 2 होगा। अच्छा m के यहाँ पे और कुछ बैठा लो, 2 बैठा लो, 2 दूना 4, m के यहाँ पे और कुछ बैठा लो, 3 बैठा लो, 3 दूना 6। जब कुछ भी बैठाओगे अगर गुना में रहेगा तो हमेशा देखो सम संख्या, हमेशा क्या आएगा सम संख्या आएगा, मतलब यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब ऐसा सवाल आएगा तो बना लीजिएगा। चलिए आगे सवाल देखो, एक ऐसा सवाल आ गया जो कि थोड़ा सा हटके ही सवाल है। अब एक फॉर्मूला जान लीजिए, अगर x के ऊपर पावर है 0 उसका फॉर्मूला 1 होता है। अगर x के ऊपर 0 पावर है तो फॉर्मूला क्या होगा 1 होगा। कोई भी नंबर रहे उसके ऊपर 0 अगर है तो उसका आंसर क्या 1 है। अब 8 के ऊपर 0 तो क्या होगा 1, 2 के ऊपर 0 तो क्या होगा 1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने के क्या होगा 1 हो जाएगा। एक बार ऐसे सवाल दे दिया था, ठीक है, इसीलिए आपको यहाँ पे शो कर दिया। तो अब यहाँ पे हमारा होता है सेक्शन खत्म। अब देखो जिसको अगर पेड कोर्स में जुड़ना है 299 का, यहाँ पे आपको रिकॉर्ड वीडियो, लाइव क्लास
सब ऑल सब्जेक्टिव पीडीएफ नोट्स मिलेगा। यहाँ पे लाइव लिखा है, लेकिन आपको होता है क्वेश्चन बैंक, मॉडल सेट, गेस क्वेश्चन। अच्छा लाइव क्लास नीचे लिखो, लाइव क्लास आपको मिलेगा। तो आपको मैं समझा देता हूँ। ये हमारा मोबाइल नंबर है 8210423200। ये मोबाइल नंबर है। जिसको पेड कोर्स में जुड़ना है 299 में जरूर जुड़िए, है ना। आपको वहां पे आपको पूरा हेल्प मिलेगा, एग्जाम तक मिलेगा। इतना फायदा मिलेगा कि आप बिलीव नहीं कर पाओ। कम से कम 10 गो आपको देंगे मॉडल सेट, कम से कम 10 मॉडल सेट देंगे सब सब्जेक्ट का, ठीक है ना। आप जुड़ करके देखिए। अच्छा जुड़ नहीं देख सकते हैं तो कम से कम डेमो देख सकते हैं। डेमो कहाँ देखेंगे सर? तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। कहाँ से? प्ले स्टोर से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। कौन सा ऐप सर? ए ऑनलाइन सॉल्यूशन, ए ऑनलाइन सॉल्यूशन ऐप डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आपको ढेर सारा टेस्ट भी मिलेगा, स्पेशल टेस्ट सीरीज, जहाँ पे तुमको ना कितना बच्चों में तुम कितना नंबर लाए, वहां पे तुमको तुम्हारी औकात वहां पे दिख जाएगी कि हम कहाँ पे हैं, कितना तैयारी कर रहे हैं। टेस्ट मिलेगा सिर्फ 299 में। अगर कोई किसी बच्चे को सिर्फ मॉडल पेपर ही चाहिए तो मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर या क्वेश्चन बैंक तो 99। किसी बच्चों को अगर उर्दू और हिंदी चाहिए तो उसके लिए 99। किसी बच्चे को संस्कृत और हिंदी चाहिए उसके लिए 99 रुपये में, ठीक है ना। ये सब मिलेगा इस ऐप पे। आपको समझ में नहीं आता है तो एक बार इस नंबर पे मैसेज कर लीजिए। ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास बहुत ज्यादा मजा आ गया होगा। आप नीचे कमेंट करें क्या आपको दूसरी क्लास भी इसी तरह चाहिए। अगर चाहिए तो मुझे कमेंट करना, और आपके लिए हम बहुत जल्दी दूसरी क्लास लेकर के आने वाले हैं, ठीक है। तो लास्ट करते वीडियो को, और हमारा सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। जो मैंने आपसे सवाल पूछा था, यहाँ पे देखो ये सवाल, हाँ ये सवाल है, इसको बताना है ना। इसको P/Q में बदलना है। ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। नीचे कमेंट कर देना अपना होमवर्क, और ये भी कमेंट करना कि आज की क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।